सो हेलो बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बहुत अच्छा सा चैप्टर। खाने वाली चीज नहीं है भाई, अच्छा सा चैप्टर वही है जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे। सेल बनाना, केमिकल को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को केमिकल। समझ रहे होगे मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ ली, हम लोग उस पर थोड़ा सा बात कर लें। हम लोगों ने पढ़ लिया था गैल्वेनिक सेल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया था नर्स इक्वेशन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। क्या बढ़िया हैंडराइटिंग, वाह मौत आ गई मुझे खुद देख के। चलिए कोई बात नहीं, मौत तो आती रहेंगी, लेकिन अब हम लोग आते हैं सीधा सा एक छोटे से पॉइंट को स्टार्ट करने, जिसका नाम है कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भैया कैसे कंडक्टेंस होता है हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे एक छोटी सी बात भी करने वाला था कि जनरल में अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक वायर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है खूब बढ़िया से, इधर से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है बढ़िया से, तब तक जब तक इसमें रेजिस्टेंस ना हो, किसमें, उस वायर में। सवाल ये भी आता है कि क्या किसी वायर में रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता है। भैया देखो, हर वायरों में रेजिस्टेंस होता है, ऐसा तो कोई टर्म नहीं है। पुराने टाइम में सिल्वर और गोल्ड यूज करते, क्योंकि उसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेज होता था। लेकिन एक समय आया जब पता चला कि भैया वो भाई गोल्ड लगाया है, अभी थोड़ी देर में को चुरा के भाग गया। तो मतलब ये टर्म तो यही खत्म हो गया कि गोल्ड और सिल्वर का आप वायर नहीं लगा सकते हो। फिर और ऑप्शंस आना शुरू हुए। लेकिन हमें एक चीज ऑब्जर्व हुआ कि भैया जो भी अगर आप मेटल लगा रहे थे उसमें रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा था। उसमें क्या ऑफर हो रहा था, रेजिस्टेंस। अब कई बच्चे ये भी सोचेंगे ये रेजिस्टेंस है क्या। रेजिस्टेंस का मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था इधर से, हमने ये ऑब्जर्व किया कि पहले जब गोल्ड लगाया था तो मान लो खूब ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था, खूब तेजी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था। कॉपर लगाया, पता चला इलेक्ट्रिक करंट धीरे धीरे फ्लो होने लगा। क्यों? क्योंकि इसका रोकने वाली जो कोई भी चीज होगी जिसकी वजह से ये रुक रहा था वो शायद कमजोर हो, इसलिए तेजी से फ्लो हो गया। और इसको जो रोकने वाला था वो थोड़ा ताकतवर हो, इसलिए जैसे मान लो आपको क्लास में जाना है खूब दौड़ते हुए, आपके दो चार दोस्त सामने खड़े हैं, तो आप जा पाओगे तेजी से? नहीं। अगर कोई नहीं तो खूब तेज भागोगे। तो वही चीज होता है इसमें भी। रेजिस्टेंस एक तरह का, रेजिस्टेंस का नाम ही है रेजिस्ट, रोकना। अच्छा, किसको रोकना बेटा? पैसेज ऑफ करंट को। यानी डेफिनेशन में भी हम ये बोल सकते हैं कि एक हिंड्रेंस, रोकने की बात कर रहे हैं। अगर किसी कंडक्टर में पैसेज ऑफ करंट यानी जो करंट फ्लो हो रहा है अगर उसको रोका जाए तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। जनरली अगर मैं बात करूं, ओ भाई अगर मैं जनरली बात करूं तो ये दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। कौन कौन? सबसे पहला लेंथ और दूसरा एरिया। अच्छा, ये आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जितनी लंबी तार होती है ना, जितनी लंबी तार होती है उतना ज्यादा चांस होता है उस तार को गर्म होने का। क्यों? क्योंकि भैया मान लो कोई एक यहाँ इसको रोक रहा है, दौड़ते हुए आदमी मेरा, कोई एक रोका यहाँ पे, कोई यहाँ रोका, कोई यहाँ रोका, कोई यहाँ रोका। अरे भैया 100 जगह पे रोकने वाले आ जा रहे हैं तो क्या उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं लगेगा? यानी जितनी लंबी वायर बेटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, एक मैं आपको खुद बता भी रहा हूँ, आप लोगों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से लाइट आती है ना, उस वक्त जो तार होता है बहुत मोटा होता है। कारण क्यों मोटा किया जाता है? सोचो सारे बच्चे, ये बात सोच के जरूर बताइए। अगर आपने इस बात का जवाब सही से दे दिया तब तो यानी भैया सुपरस्टार हैं। मैं पॉज हो चुका हूं थोड़ी देर के लिए लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं पॉज से बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊंगा। मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि भैया आप हमको बस ये बताइए कि उतना मोटा तार क्यों लिया जाता है। कारण भैया जितना मोटा तार होगा उतना कम हीट होगा। यहाँ हीट का मतलब है जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम हीट। यानी जब एरिया ज्यादा होते जाता है ना बेटा तो रेजिस्टेंस भी क्या होते जाता है, कम। ये रियल की बात मैं कर रहा था, ऐसा नहीं कि कहीं मैंने कुछ नया ला दिया, कुछ अद्भुत ला दिया, आप सुन के डर गए। नहीं, ये रियल है कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आप फिजिक्स में पढ़े हुए हो बट फिर भी मैंने सोचा कि लाओ बता ही देते हैं क्या जा रहा है। तो इन दो रिलेशन से एक रिलेशन बना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहां से हमने एक फॉर्मूला बनाया
जब ये प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो बेटा वहां पे लग जाएगा रो, यानी जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल टू लगा तो यहाँ पे लगा रो। ये रो क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ये जान लीजिए, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM, इसी को इससे भी डिनोट करते हैं। बातें समझ में आ गई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, डेफिनेशन के हिसाब से देखो ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर में फ्लो हो, वही उसकी रेजिस्टिविटी कहला सकती है। यानी जितना रेजिस्टेंस एक वायर में हो रहा है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों 1 1 हो जाएं, तो वही उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। वही उसका क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो देखो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि भैया यहाँ ओम तो रेजिस्टिविटी में आएगा, OHM तो आएगा, लेकिन ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, मैं फोर्स नहीं करने वाला, अपॉन सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, ओम सेंटीमीटर, देखो या तो ओम मीटर, इन दोनों में से कोई एक यूनिट जरूर आएगा। जनरल वे में हमें ये बताया जाता है कि भैया आप ओम मीटर ही लीजिए, सेंटीमीटर मत लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक देखो नया टर्म आया, नया टर्म जानते हो क्या, कंडक्टेंस। पता कंडक्टेंस क्या बोल रहा है, कंडक्टेंस का मतलब ये है कंडक्ट कराना, कंडक्ट कराना। ये बताओ, मैं आपको दो वायरों का एग्जांपल दे रहा हूं, एक वायर ए है, एक वायर बी है। मैं ये कह रहा हूं इसमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, इसमें लो रेजिस्टेंस है। कंडक्ट कराने का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से होना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तेजी से होना। तो अगर वो तेजी से हो रहा है तब तो भैया वो क्या है, अच्छा कंडक्टर। आप ये बताओ ए और बी में से कौन अच्छा कंडक्टर होगा, तो पता है बी अच्छा कंडक्टर होगा। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम लग रहा है। जब रेजिस्टेंस कम लग रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन तेज फ्लो होंगे, करंट तेजी से फ्लो होगा, तो उसका कंडक्टेंस भी, जब कंडक्शन तेजी से हो रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, तेजी से। यानी हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस का सीधा सा मतलब, जितनी तेजी से आप करंट फ्लो करा रहे हो किसी भी कंडक्टर में, उसका क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो, द इज विद करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब ऐसे टर्म्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नहीं, कभी बार मैं चेन्नई एक्सप्रेस ऐसे देखता हूँ तो ऐसे सब बोलते नहीं है, वड़ा वड़ा वड़ा, तो म्यूजिक आ गया था। चलो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। देखो वड़ा वड़ा, कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला भी बन गया क्या, 1/r। क्या बन गया, 1/r। यानी भैया जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा कंडक्टेंस। तो वहीं से आप देखो ये फॉर्मूला बना भी सकते हो कि भैया 1/r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, हमने रख दिया। अच्छा एक चीज याद रखना, 1/r कंडक्टेंस था, तो 1/रो जानते हो क्या होता है, 1/रो होता है कंडक्टिविटी। ये होता है कंडक्टेंस और ये होता है कंडक्टिविटी। 1/रो को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी। यानी 1/रो की जगह हम लोग के भी लिख सकते हैं, ये के को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये एल बाई ए उल्टा हो गया, यानी ए बाई एल। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एल बाई ए को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए बाई एल है, तो क्या हम 1 सेल कांस्टेंट नहीं लिख सकते हैं इसके लिए, बहुत आराम से। एक फॉर्मूला बन गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू व्हाट, सेल कांस्टेंट। फॉर्मूला बन गया, काम आने वाला है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। तो ये हमारे काम की चीजें हैं। अब सेल कांस्टेंट का कोई हमसे यूनिट पूछ ले तो क्या होगा भैया, मीटर इनवर्स। कैसे मीटर इनवर्स, ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो मीटर इनवर्स आ गया। कंडक्टेंस का क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये होता है ओम, तो 1/ओम है, या तो ओम -1 लिख दीजिए, -1 की जगह MHO उल्टा लिख दीजिए, या तो इसी को एक और नाम से बोलते हैं सीमेन, साइमन, सॉरी SIEMENS, साइमन्स। स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर झोल होता रहता है, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो देखो कंडक्टिविटी में क्या होगा, कंडक्टिविटी में साइमन होगा, वो सही है, लेकिन मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या MHO मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स का उल्टा MHO होता है। अगर ये बात आपको पता है तो शायद आपको दिक्कत ना हो। ओके, अब एक नया टर्म आता है, मोलर कंडक्टिविटी। पता है मैं डेफिनेशन पे नहीं जाता, मैं सिर्फ मुद्दों को पढ़ता हूं, मैं वहां से आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं, आप वही देखिएगा भी। अगर आप वो देखोगे तो शायद अच्छे समझ में। जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा ना कि
एप्पल ऑरेंज, तो मैं समझ लेता हूँ एप्पल भी होगा ऑरेंज भी होगा। पाइन एप्पल, पाइन और एप्पल भी होगा, ये हर जगह सही तो नहीं होता है मेरे ख्याल है, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ ना भाई। तो मैं जो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने समझा वो था मोलर कंडक्टिविटी में बोला है मोलैरिटी विद कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी हो रहा हो इन वन मोलैरिटी या वन मोलर हम बोल सकते हैं या टू मोलर बोल सकते हैं, ऐसे टर्म्स के लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया क्या, मोलर कंडक्टिविटी। ये तो मेरा डेफिनेशन था, ठीक है। अब बुक में जो डेफिनेशन दिया मैं उस पर भी चला जाता हूँ। बुक में ये बोला है कि अगर कंडक्टेंस हो रहा किसी भी सोल्यूशन का, मान लो 2 इलेक्ट्रोड बीच में रख दिया गया, उसका कंडक्टेंस आप कराने की कोशिश कर रहे हो, एक डिस्टेंस भी आपको पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपको पता है, उस वक्त जो कंडक्टेंस हो रहा होगा जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप लिए हो, कितना लिए हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस वक्त जितना भी कंडक्टेंस हो रहा होगा वही उसकी कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी, वही उस वक्त उसकी क्या कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम ये बात मान लें कि भैया कि V हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, V हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, V हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस वक्त मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप सिंपली लिख सकते हो क्या K इंटू V, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं K इंटू V। कई बच्चे कंफ्यूज भी हैं, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे वे में अगर समझाऊं तो आप शायद समझ भी जाओगे। K अपॉन M है, M यानी N अपॉन V, V ऊपर चला गया, N हमारा कितना है 1, सोचो भाई N हमारा कितना है 1, यानी K इंटू V इसको नहीं लिख सकते हैं, ये बुकों में नहीं बताया, इसीलिए हर बच्चा कंफ्यूज जाता है कि सर ये आया कहाँ से, आज तक हमको समझ में नहीं आया। तो रोना नहीं है, रोना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रो के कुछ नहीं मिलता है, तो यानी उसको सही कर लेना है भाई। हम समझ गए K इंटू V कहाँ से है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर वो K अपॉन M क्यों लिखे, मैंने साफ साफ कहा है कि 1 मोलर में कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, 1 मोल में कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, 1 मोलर में कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, वही इसको मोलर कंडक्टिविटी। तो भैया 2 मोलर में कितनी आएगी तो अपॉन 2 ही तो लिखेंगे, 4 मोलर में 10 मोलर में तो उतना नीचे लिखेंगे ना वैल्यू हम। या तो 1 किलो में कितना सेब, तो 1 किलो नीचे ही रहता था, तभी आप बता पाते थे भैया कितने सेब आने वाले, समझ रहे हैं। वही सेम टर्म हमने चिपका दिया भाई, परेशान नहीं होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन के टाइम में बहुत बढ़ता है, यानी जब कंसंट्रेशन घटता है तब मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगा। क्योंकि आप खुद सोचो इलेक्ट्रोलाइट जो है 1 मोल का, अभी मान लो उसमें से 50% टूट गए हैं आयंस में, मैंने पानी डाला और टूटने लगे, तो भैया जितने ज्यादा टूटेंगे उतने ज्यादा आयंस का फॉर्मेशन होगा और उतने ही ज्यादा उनकी मोलर कंडक्टिविटी होती जाएगी। तो इसी के बेसिस पे फॉर्मूला भी बनाया गया, डेल एम इज इक्वल टू मेन होता है K अपॉन C या K अपॉन M, लेकिन ये इंटू 1000 ऊपर होगा या नीचे होगा इसका खेला मैं आपको बता दूं, खेला हो बे आपको बता दूं कैसे हो बे। याद रखिएगा अगर मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आपको सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है, यानी आप सब कुछ सेंटीमीटर में लेके चलो, एरिया लेंथ सब सेंटीमीटर में लेके चल रहे हो, तब 1000 ऊपर होगा। और अगर मीटर में गलती से लेके चलो यानी मीटर क्यूब में लेके चल रहे हो तो 1000 नीचे होगा। ये बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब नहीं पता है, बट मैं चाहता हूं ये आपको पता हो। जैसे आपको ये पता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है, मैं बता दूं 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब। इधर दोनों चीज बराबर दिख रही है आपको, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन 1000 लीटर, सॉरी लीटर ऊपर होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू पावर 6 मीटर क्यूब, डायरेक्ट दोनों को इक्वल लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। आप अगर इसको लीटर में चेंज करना चाहते हो इसको ऊपर भेज दो, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा लीटर, 10 टू द पावर 3 लीटर। देखो उसमें नीचे था यानी यहां नीचे होगा, इसको हमने ऊपर कर दिया इसीलिए। लेकिन अगर 10 टू द पावर 3 लीटर टर्म आ रहा है यानी वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है। अब मैं आप सभी बच्चों को एक छोटा सा सजेशन दे दूं, इसको आप पहले से लिखे रहोगे, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं करो। न्यूमेरिकल के टाइम में मोलैरिटी आप बिल्कुल अलग निकालोगे। कई बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर 1000 तो दिया ही हुआ है तो क्यों हम इसको अभी मतलब वॉल्यूम के टाइम में ही 1000 से डिवाइड, कुछ मत करना, ये गलती करोगे आपके पूरे नंबर गायब हो जाएंगे। मोलैरिटी बिल्कुल जैसे आप अलग से निकालते हो वैसे ही निकालिएगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे ये गलतियां करते हैं।
मोलैरिटी आप सबसे पहले ही निकाल लीजिए, जो भी आ रहा हो इंटू 1000 ऊपर होना है नीचे होना है वो बाद में आप कीजिएगा, पहले बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप जब यूनिट निकाल लेंगे तब तो रखेंगे ना 1000 करना है या इंटू 1000 करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये मेरा पर्सनल ज्ञान है आप लोगों के लिए कि आपसे गलतियां ना हो, ठीक है, बट फिर भी अगर गलती बहुत करने का शौक कर गया तो हम क्या ही बोल सकते हैं। चलो इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई, बहुत सही, बहुत चालाक हो यू। अब हम लोग आते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जानते हो क्या बोलता है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है लिमिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वो मोलर कंडक्टिविटी की एक आखिरी लिमिट कब होगी? जब भैया कंसंट्रेशन एकदम खत्म, कंसंट्रेशन मान लो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट का हो एकदम खत्म हो जाए, खूब डाइल्यूशन हो जाए, तो उस केसेस में खुद सोचो मोलर कंडक्टिविटी एक एक्सटेंट तक पहुंच गया कि हाँ भैया यही मैक्सिमम हमारी मोलर कंडक्टिविटी आएगी, तो उसी टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे यानी साफ साफ हम बोल सकते हैं कि जब भी कंसंट्रेशन कहां पे जाए, जीरो पे, मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखिएगा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस वक्त जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती रहेगी, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले से ज्यादा होती चली जाएगी। इसीलिए इसमें साफ साफ कहा हुआ है कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को उसके कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से आपको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा ओरिजिनल मोलर कंडक्टिविटी क्या आ रही है। तो ये ए तो भाई हमारा कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में बदलता भी रहता है। ये बात मैं आपको पहले से भी बताना चाह रहा था और अभी भी बता दे रहा हूं, याद रखना कि ए चेंज होता रहता है, बट ये कभी बोर्ड में आया नहीं तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। असली सवाल आता है मोलर कंडक्टिविटी से, कंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस से, तो इन सबको जरूर तैयार रखिएगा। ये क्वेश्चन पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आते हैं, इसलिए मैं खुद चाहता भी हूं कि हर बच्चों को इससे रिलेटेड सवाल जरूर बताऊं। तो उसमें बोला हुआ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है एक कॉलम का इतना, मोलैरिटी दिया हुआ है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दे दिया इतना। आपसे बोला मोलर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, तो भाई मेरा सबसे आसान काम क्या है? मैं रेजिस्टिविटी अगर निकालूं, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल। यानी हमको R तो पता है, A और L भी पता है, A निकालना है बस। अब सवाल ये A कैसे निकालोगे सोचो। तो भैया डायमीटर दिया है, क्या रेडियस नहीं निकाल सकते हो? हाँ 1/2 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया नहीं निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर, चिपका दिया फॉर्मूला, हमने वहां पे फॉर्मूला चिपका दिया, आ गया हमारा आंसर, भाई क्या दिक्कत है, लो इतना ही काम था हमारा। तो उस हिसाब से आपने एरिया निकाल लिया, तो क्या आप रेजिस्टिविटी अब नहीं निकाल सकते? मैंने पहले आपको बताया था रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। एल पता है 50 सेंटीमीटर, ए भी आ गया, तो रेजिस्टिविटी निकल गई हमारी। अब सवाल ये, अगर रेजिस्टिविटी निकाल ले रहे हो तो क्या कंडक्टिविटी नहीं निकाल पाओगे? अरे भाई K इज इक्वल टू 1/ρ ही होता है, तो एक निकल गया तो दूसरा भी निकल गया। अगर आप ये भी निकाल लिए तो क्या मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? K/m। अब यहाँ इंटू 1000 होगा या अपॉन 1000 होगा? देखो ये आंसर किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में, तो यानी ऊपर इंटू 1000। अगर यही मीटर में आता, मैं आपको पहले भी समझा रहा हूं, अगर ये किस में आता? मीटर में, तो भैया सारे नियम बदल देते हैं, सारे नियम क्या करते हैं? बदल देते हैं। याद रखना इसकी यूनिट भी जो होगी ना बेटा वो भी सेंटीमीटर में आएगी, मीटर में नहीं आएगी। रेजिस्टिविटी की भी यूनिट जो आ रही है वो किसमें आ रही है? सेंटीमीटर में। तो शायद ये आपके हो गया काम का, मुझे भी लगता है आपको मिल गई होगी थोड़ी सी हेल्प। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते रहना, कह रहा मोलर कंडक्टिविटी 1.5 m, ये है क्या भाई? ये क्या है? अरे यार ये तो मोलैरिटी है, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलाइट का इतना दे दिया है, यानी मोलर कंडक्टिविटी मोलैरिटी दोनों दिया। देखो ध्यान से, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा कंडक्टिविटी निकल, मेरा काम दिमाग सब काम कर गया। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K/m तो था, लेकिन यूनिट देख के ऊपर इंटू 1000 कर दिया, काम खत्म। ये पता है, ये पता है, यही तो निकालना है, नहीं निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है भाई, पता है। इसीलिए मैं बार बार आपको न्यूमेरिकल्स की तरफ इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि बोर्ड कैंसिल इस बार तो नहीं होने वाला, लेकिन नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है।
हम हर बार ये गलतियां करते हैं। इवन मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी जब पहली बार ना मेरा एंट्रेंस हुआ था 11th के लिए, मुझे याद नहीं 11 नहीं सॉरी कहाँ गया था मैं, याद नहीं आ रहा है। हाँ मैं जब पहली बार गया था पढ़ाने, एग्जैक्टली याद है, 11th 12th मुझे पढ़ाना था, स्कूल में मैं गया था, तभी मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं उस वक्त गलती करी, मेरा पहला क्लास था, मुझे अभी भी याद है, तब गलती हो गई भाई, क्या करें। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि अरे भाई, जब सोच मेरे जैसा इंसान जो भी पहली बार पढ़ाने गया, और मुझे याद है 19 या 20 नहीं 21 मेरी एज थी, तब मैं गया था पढ़ाने, तो मैं फंस गया था। तो यानी बच्चे तो कंफर्म फंसने वाले भाई। तो इस चीज को इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि आप तैयार रहो, को पता रहे कि भाई क्या लिखना है वहां पे, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना भाई। देखो मैं तो सिर्फ अपने टर्म्स में समझा रहा हूँ, और रजनीकांत तो वही शू 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 करूंगा तुरंत, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करो बस, डेफिनेटली हर एक चीजें क्लियर होने वाली है। तो देखो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या, रेजिस्टेंस। देखो हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl सॉल्यूशन। 0.01 m NaCl सॉल्यूशन दिया हुआ है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितना 200 ओम। कितना दिया हुआ भाई, 200 ओम, यानी मोलैरिटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट भी दिया हुआ है, यूनिटी का मतलब 1 है। कह रहा मोलर कंडक्टिविटी निकाली, क्यों परेशान हो भाई। अगर हमको R पता है, L/A पता है, तो हम क्या पहले ये बताइए, क्या हम रेजिस्टिविटी नहीं निकाल सकते? अगर रेजिस्टिविटी हम निकाली तो क्या हम कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं? जब हमने कंडक्टिविटी निकाल ली, हमको मोलैरिटी दी हुई है, बस याद क्या रखना है कि यूनिट किस में आने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे जो यूनिट लीजिएगा वो आप सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लीजिएगा, ठीक है। तो K इंटू 1000 अपॉन एम। अगर आप मीटर में लेना चाहते हो तो ऐसा नहीं कुछ बदल जाएगा, K अपॉन 1000 इंटू एम करना पड़ेगा बस, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सो होपफुली बच्चों ये इतनी चीजें आपको हेल्प कर रही हैं। मेरे हिसाब से तो भाई मैंने जितना हो सकता था न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको तैयार कर रहा हूँ, बस कि ये कैसे चिपकाना है, वो कैसे चिपकाना है, ठीक है। तरीके पैंतरे जिसको कहते हैं, पैंतरे पता होने चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल। देखो इसमें भी सबसे पहला ध्यान हमारा मोलैरिटी पे क्यों चला जाता है, क्योंकि कैपिटल एम मींस मोलैरिटी, उसका रेजिस्टेंस दे दिया। सेल कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, सोचो सेल कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है, जब कह रहा है कंडक्टिविटी इतना है, बात समझिए क्या है कंडक्टिविटी इतना, मतलब व्हाट इज द सेल इफ कंडक्टिविटी, मतलब हमको दे दिया है इतना है। मेरी बात थोड़ा सा अच्छे से आप समझिएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता क्या है, सारे बच्चों से पूछ रहा हूं, वो होता है K इंटू, या तो आप यहाँ पे 1 बाई कंडक्टेंस करते हैं, या तो सिंपल वे में आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो भैया हमको रेजिस्टेंस दे दिया गया, हमको सेल कांस्टेंट दे दिया गया, क्योंकि दोनों का वो सेम है। तो भैया हमको अगर दोनों चीज गिवन है तो क्या हम सेल कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं? ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली नहीं बनाया भाई, ऐसा नहीं है मैं कुछ महानता की हूं उसमें, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आप चाहो तो ये डायरेक्टली भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बता भी देता हूँ ये फॉर्मूला कहां से, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले R इज इक्वल टू क्या होता है भैया, रो L/A, ठीक है। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा, बात समझिएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन रो इंटू L/A, बात समझिएगा। ये 1 अपॉन सेल कांस्टेंट है, ये 1 अपॉन सेल। अगर मान लो इसको मैं इस तरफ दे दूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, L/A इज इक्वल टू R इंटू R हो गया, और 1 अपॉन रो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी इंटू R। बेटा L/A को ही हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो वही नहीं आ गया K इंटू R जो मैंने लिखा था, यहां से आप चिपका सकते हो भाई। मैं सिर्फ आपको तरीके दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं तरीके जानो, इससे मतलब ना रखो कि भैया कहां से बंदी लग गई कहां से आ रहे हैं ये पैतरे, ठीक है, कौन बना रहा है, कहां से आते हैं ऐसे लोग। ऐसे थॉट्स आपको नहीं लाने, किसी भी बच्चों को ऐसे थॉट्स नहीं लाने। अरे मैं सोच रहा थोड़ा बड़ा हो जाऊं, हो ही नहीं रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कोलरॉसियस लॉ का। देखो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये नियम ऐसे नहीं है, ये नियम उनके लिए आया जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट थे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट थे उनके लिए कैसे आप निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो उनके लिए एक नियम बना जनरली कि एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा, बहुत ज्यादा अगर हमने डाइल्यूशन कर दिया,
तो मोलर कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट का होगा वो उनके सभी कैटायन या एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। मतलब जितना जितना उनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है उन सभी को आप जोड़ दीजिए तो उन्हीं के वो बराबर होगा। जैसे मान लो हमने NaCl लिया तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन, दोनों को हमने जोड़ लिया। लेकिन अब एक छोटा सा मैं आपको बात बता रहा हूं, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोफिशिएंट में दिया हुआ है, ऐसे कोफिशिएंट में दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे एक टर्म्स में आपको समझ रहा हूँ, Al2SO4 पे होल थ्राइस दे दिया, अब आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 एल्युमिनियम प्लस आयन प्लस 3SO4 माइनस 2 आयन, यानी एक मोलर कंडक्टिविटी का आप निकाल लीजिए आयंस का, वही आपको गिवन होता है, उसका डबल कर दीजिए, तब आप ओवरऑल का आप निकाल पाएंगे, नहीं तो आप निकाल नहीं पाएंगे। जैसे यहीं पे देख लीजिए, मैंने लिखा भी है साफ साफ इसीलिए आप समझ भी पाओ कि भैया आपको आयंस जोड़ने हैं, लेकिन अगर 2 एल्युमिनियम है तो दोनों एल्युमिनियम के आयंस का जोड़ के बताना है। 3 सल्फेट के आयन है, तीनों का जोड़ के बताना है कि भैया टोटल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन कितनी होने वाली है। तो अब मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूं। आपको अगर मान लीजिए सेम आयंस का वैल्यू ही ना दिया हो, जैसे मान लो ये तो इजी थे, इन्हीं को जोड़ के बता दिए, मान लो दिया ही ना हो, जैसे मान लो आपको निकालना CH3COOH का, और मैं CH3COO माइनस और H प्लस का दूं ही ना, मैं सिर्फ किसकी वैल्यू दे दूं, HCl, NaCl, CH3COO Na, तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, आपको करना क्या है। आप ये बात जानते हो कि CH3COOH कैसे बनता है, CH3COO माइनस और H प्लस से। आप बस खाली कोशिश ये करो कि इन तीनों को, हमको इससे मतलब नहीं है, ये देखो इन तीनों में किसमें CH3COO माइनस आ रहा है, तो इसमें आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। फिर उसके बाद किसमें H प्लस आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसको भी हमने जोड़ दिया। अब बाकी बचा हुआ क्या है, मेरी बात समझना, बाकी बचा हुआ क्या है हमारी नजर में, Cl हमको चाहिए नहीं, वो HCl में एक्स्ट्रा है, और Na, वो Na यहाँ CH3COO Na में एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा बन रहा है। अगर इसको मैं हटा दूं, ऐसे अगर ना समझ में आना, मैं भाई बस खाली एक ही चीज करूंगा, इन सबको आयंस में लिख दो, किस में लिख दो, आयंस में। तो H प्लस और Cl माइनस इज इक्वल टू कितना है हमारा भाई, 426, Na प्लस Cl माइनस हमारा कितना है, 126, और CH3COO माइनस प्लस Na प्लस वो कितना हमारा 91। अगर ध्यान से देखो, मैं इसको माइनस कर दूं तो Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा, Cl माइनस से Cl माइनस, बचा क्या हमारे पास, CH3COO माइनस और H प्लस। तरीका है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी को ट्राई मारो, सिर्फ तरीका है समझने का कि वैल्यूज लिख दो पहले सबकी, फिर देखो किसको किसको हटाना है। किस कंपाउंड में अगर माइनस लगा दिया जाए तो पूरा हट जाएगा। तो हमने देखा माइनस NaCl लगाने से Na यहाँ वाला रिमूव हो गया, Cl यहाँ वाला रिमूव हो गया, काम हो गया। देखो यही मैंने एक्सप्रेस किया है। एक बार फिर से इसको कोशिश अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट एग्जांपल भी होगा शायद, मुझे जहां तक याद है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं। नेक्स्ट एग्जांपल तो भाई इजी वाला दे दिया यार, चलो कोई नहीं, अब इजी वाला दे दिया है तो हम इजी वाले पे ही बात कर लेते हैं। लेकिन पहले कह रहा है एल्युमिनियम आयन का आपको निकालना है आयनिक कंडक्टिविटी, पहले समझो। Al2SO4 का आपको दे दिया है, SO4 माइनस 2 का दे दिया, तो हम ये बात तो जानते हैं ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस और दिस। ये दिस का मतलब क्या है भैया, कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम के आयन थे तो वो लिख दिया, SO4 के 3 थे लिख दिया। एक SO4 का दिया हुआ कितना 116, तो 3 SO4 का कितना होगा 116 into 3। हमसे बोला गया है सिर्फ एक एल्युमिनियम आयन का आप आयनिक कंडक्टिविटी बताइए, तो 2 का इतना आ गया, 2 का इतना आ गया, कहाँ गया, 3 नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा मैं भूल जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं, मुझे माफी किया जाए, यहाँ पे 3 लिखना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 3, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस 2। अगर 2 का निकालना होता तो ठीक था, लेकिन 1 का निकालना तो इसको भी डिवाइड कर दिया। जैसे ही हमने डिवाइड किया हमको पता चल गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। मैं बार बार आपको एक ही चीज समझा रहा हूं भाई, इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को आप, नहीं होता है तो एक बार पीछे रिवाइंड करके वीडियोस देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहीं दिक्कत होगी तो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब एक टर्म आता है, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है,
हायर कंसंट्रेशन पे, याद रखना हायर कंसंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का बहुत कम डिसोसिएशन होता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से टूटते नहीं है, जब मान लो उसमें डाइल्यूशन बढ़ाने लगेंगे तब जाके तो टूटना शुरू होगा पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, पानी भरते जा रहे तो भैया तेजी से टूटेगा, लेकिन अगर पानी कम ही है तो उतना तेजी से वीक इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं टूटने वाला, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो वहीं से एक टर्म आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनका रेशियो जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसको इस फॉर्मूले से बना भी दिया गया। क्या बना दिया गया? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बन गया भाई साहब हमारे लिए फॉर्मूला। ओ हो कदे जहर फॉर्मूला बना दिया मैं, कोई बात नहीं। फिर आता है टर्म्स लिखने के लिए। ओ भाई कहां गए? अच्छा वो क्वेश्चन दे दिया, कह रहा कैलकुलेट निकालो। तो भाई मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन दे दिया हमको और इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमको निकालना है। तो जोड़ लिया, निकल गया हमारा कंसंट्रेशन, और इससे जब किया तो हमारा ये आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थोड़ा तेज बोल दिया ना, समझ गया। रुक जाते हैं। यही मोलर कंडक्टिविटी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाला जो नहीं होता है K × 1000 अपॉन m वाले फॉर्मूले से वो दे दिया है। और आपको क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 2 आते हैं, एक कंसंट्रेशन वाला एक ये तो निकला ही नहीं, लेकिन हाँ अलग अलग आयंस का दे दिया है। तो अलग अलग आयंस का हम निकाल सकते हैं। पूछो कैसे? भैया इन दोनों को जोड़ देंगे, ये तो CH3COO - H + CH3COOH नहीं हो सकता है। हो ही गया, लिख दिया हमने, तो लिख दिया तो भैया डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी वही होगी आपकी क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन समझते हैं। कंडक्टिविटी दिया हुआ है और ये मोलैरिटी है, इसमें कह रहा है कंडक्टिविटी इतनी है, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। भाई हमें प्रॉब्लम नाम तो तब से खत्म हो गई जब से हम फॉर्मूला सीख चुके हैं। K × 1000 अपॉन m। कई बच्चे कह रहे हैं सर 1000 के लिए, क्योंकि मेरे लाल यहाँ सेंटीमीटर दे दिया है यूनिट। कर दिया हमने, फॉर्मूला निकाला, मोलर कंडक्टिविटी आ गया। ये फॉर्मूला वाला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला यहां से निकाल रहे हैं हम, यहां से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला निकाल रहे हैं। तो वैल्यू पुट किया भैया, चिपका दिया, कहां गया? अच्छा यहाँ, सॉरी, ये तो फॉर्मूला वाला है, ये ऐसे जोड़ लिया। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में इसको ऊपर इसको नीचे रख देना है, काम मेरा हो गया खत्म। अब मैं नहीं करूंगा ज्यादा मेहनत, देखो आ गया मेरा आंसर। तो शायद आपको सारी चीजें इजी लग रही हैं, मुझे लगता है कि टर्म्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहे हैं। और भाई अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन इसीलिए लिख दो सर क्लियर नहीं हो रहा है। मेरी आवाज के बारे में बिल्कुल मत बोलना, हाँ मुझे पता है कि मेरा माइक अब बिल्कुल सही नहीं है, तो फटी हुई आवाज आ रही है, कानों को लग रही है। मैं अपनी वीडियो को देखता तो हूँ, लेकिन सही बताऊं तो माइक में बहुत कम करके, जिसमें एक डिसेंट सा आवाज आता है, सुनाई भी देता है, मतलब फुल वॉल्यूम में नहीं सुनता हूँ क्योंकि बहुत खतरनाक आवाज आती है। तो हाँ कह सकते हो मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, बट क्या करूं बेटा, माइक ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही आता है अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से टर्म्स को पढ़ेंगे और चीजें अच्छे से क्लियर भी होंगी। चलो कोई बात नहीं। अब आता है कंडक्टिविटी। तो फिर यहाँ पे क्या दिया? मोलैरिटी। ये क्या है? कंडक्टिविटी। कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। ओहो इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया है। क्यों हूं मैं परेशान, जब मुझे निकालने आ गया फॉर्मूले से। यहाँ पे लगाऊंगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K × 1000 अपॉन m। मंत्र पढ़ रहा हूं ना मैं रख दिया और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भैया? क्या होता है बताओ, क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट। बट यहाँ पे हम फंस गए। पूछो कैसे? यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि ये पूरी तरीके से बेटा डिसोशिएट नहीं हो रहे, और जब मेरे लाल ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं तो डिसोशिएशन को देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिसोशिएशन कांस्टेंट, एक होता है डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो भैया डिग्री ऑफ डिसोशिएशन तो निकाल लेंगे, लेकिन डिसोशिएशन कांस्टेंट का मतलब है ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया, यानी आपने यहां से अल्फा निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो जो बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, K इज इक्वल टू हमेशा होता है प्रोडक्ट का मल्टीपल अपॉन रिएक्टेंट। तो हमने वहां से एक चीज सीख लिया है कि भैया
सी अल्फा इंटू सी अल्फा कर दिया, ये है प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तो ये सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ गया। बात समझना, चलो मिटा देते हैं। के इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आ गया अपॉन ये क्या आ गया, सी माइनस सी अल्फा। अच्छा मैं सी यहां से कॉमन ले सकता हूं, ध्यान से देखना, तो सी लिया 1 माइनस अल्फा, यानी भैया ये कट गया, यानी ये हमारा के आ गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यही अल्फा तो मैं निकाल चुका हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा मुझे पता चल गया है, सी मुझे पहले से दिया गया है। तो क्या भाई लोग मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा? आप खुद सोचो, क्या मेरा काम अब आसान नहीं हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने वही वैल्यू चिपका दी, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने हमने वही वैल्यू चिपका दी। कई बच्चे कह भी होंगे, अरे सर कैसे चिपका दिया, ऐसे थोड़ी ना चिपकाते हैं। मैंने कहा भाई मुझे जब पता है पहले से कंसंट्रेशन, आप खुद सोचो, मुझे ये बात पहले से पता है कि भैया इसका कंसंट्रेशन इतना है, मुझे मोलैरिटी उसकी पता है, तो मैं परेशान क्यों होने वाला? मैंने मोलैरिटी रख दिया, ठीक है। अल्फा अभी थोड़ी देर पहले निकाला, देखो अल्फा मैंने कहाँ गया भाई, अच्छा अल्फा यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले, मैं खुद ही भूल जाता हूँ लिखता कहाँ हूँ, निकाल लिया, तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं वहां से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक भाई पहले पढ़ लो, आगे के टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करो और बच्चों को शेयर करो, क्योंकि जब वीडियो पे ना अच्छे रिव्यूज आते हैं, अच्छी शेयरिंग होती है, तो रियलिटी है कि भाई हाँ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होता है, मन करता है कि और वीडियो डालूं और बच्चों को शेयर करूं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा शेयर करो, मुझे भी अपनी तरफ से भी लगेगा कि भाई मेरे एफर्ट अच्छे जा रहे हैं, और आगे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा, जैसे मुझे टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पे माइक और कैमरे अच्छे मिलते जाएंगे, मैं काम करते जाऊंगा उस पर भी। बट अभी के लिए इतना पढ़ते रहो, कहीं दिक्कत होगी तो प्लीज वी विल डिस्कस। थैंक यू बच्चों।